नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर वहां विवाद बढ़ता ही जा रहा है और आज वहां पर तृणमूल कांग्रेस की नेता पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बड़ा प्रदर्शन करने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से खबरें आ रही कि उन्हें उस रैली की वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो वहां पर प्रदर्शन करेगी। और इधर बड़े आरोप लग रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं वो राज्य प्रायोजित हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। ये जनता के हमले बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमले करने वाले जनता के लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और क्यों ये कहा जा रहा है, ये कौन आरोप लगा रहा है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस पर भी देखेंगे क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन विवाद वहां पर बढ़ता जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्या कुछ कर रही है। और इधर नीट को लेकर और दूसरी परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से लगातार धांधली की खबरें आ रही हैं और उस पर सरकार की खामोशी और उसकी बेरुखी से भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्र और तमाम युवा सड़कों पर हैं और उनको वहां से सड़कों पर उतरने देने की भी अब उनको सड़कों पर आने से रोकने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की। और हाँ, बड़ी खबर यह भी है कि वहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है और अगले कुछ दिनों में उनके यहां इंडिया गठबंधन की बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। तो बड़ी एक विपक्ष की रणनीति बन रही है सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार जिस तरह से छात्रों और युवाओं की शिक्षा को लेकर जो सरकार की बेरुखी दिखाई पड़ रही है, उसकी नीतियों को लेकर जो आलोचना हो रही है, उस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। 8 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है दिल्ली में। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। वहां पर बड़े आरोप लगाए हैं पार्टी के सांसद हैं कीर्ति आजाद। उन्होंने तस्वीरें दिखाकर बताया है कि ये सारे जो हमला करने वाले हमलावर हैं कल्याण बनर्जी पर और अभिषेक बनर्जी पर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बाकायदा पुलिस और प्रशासन से उनको इसके लिए पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। बिल्कुल समीर जी, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधा सीधा उन्होंने आरोप जो है वो लगाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद टीएमसी के गुंजों को उल्टा लटकाया जाएगा और उनके इशारे पर ही ये सारे अपराध हो रहे हैं। जो जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, टीएमसी के नेताओं पे हमले हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ है, इस सब के पीछे अमित शाह हैं, ये साफ तौर पर कहना है कीर्ति आजाद का, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं समीर जी। और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी देर तक उन्होंने वो सब चित्र वगैरह दिखाए कि किस बीजेपी नेता के साथ किसके क्या क्या चित्र हैं, ये सब उन्होंने दिखाए और ये किस तरीके से पार्टी को तोड़ने, कुचलने का, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है, ये कीर्ति आजाद ने साफ तौर पर आरोप लगाए। तो बिल्कुल, तो एक बार सुन भी लेते हैं कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। और वहां पर वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं तो वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कैसे ये केंद्रीय गृह मंत्री के करीबी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से इनके संबंध है और वो सीधे सीधे वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में कर रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। आप समूह का आने के लिए मैं कुछ दिनों से मीडिया में देख रहा हूं कि बताया जा रहा है कि आम पब्लिक है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक किया। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये स्टेट और सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म और टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब कभी बीजेपी सरकार में आती है तो इससे क्रूर कोई नहीं, जहां सीडी, सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स लगाते हैं और जब ये हार जाते हैं तो इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, क्योंकि तब ये माफ़ी मांगने लगते हैं। इनका इतिहास ऐसा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य सामने करना चाहता हूं जो कि पूरे सोशल मीडिया पे और खास करके हमारे तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आप इन सबों के फोटो देखेंगे। यह सब कार्रवाई सुनियोजित ढंग से प्रायोजित था, इसकी तैयारी की गई थी, पुलिस को खबर की गई थी, स्थानीय लोगों को मालूम था कि अभिषेक बनर्जी वहां आने वाले हैं।
यह बीजेपी के लोग जो वहां रहे थे उनको भी पता लगा, और हम आपको वो वीडियो में देखेंगे कि उस वीडियो में किस प्रकार से एक महिला नेत्री हैं बीजेपी की, वो अंडा लेकर सबके सामने खड़ी हैं, आपस में उनका बात चर्चा चल रही है और उन्होंने सुनियोजित ढंग से ये किया। उसके अलावा वहां पे अनेकों बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनके चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियो के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पर डाला है। आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग भी उसको देखें। यह विशेष रूप से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर किया गया। वह हमारे लीडर हैं तृणमूल के, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के सांसद हैं, और उनको इसलिए टारगेट किया गया कि मुख्य को टारगेट करो जिससे और दूसरे लोग डरें। उसके बाद कल्याण बैनर्जी पे क्या हुआ आपने देखा। कल भापी हलदार जो पहली बार सांसद बने हैं, उनका तो उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं था। उनके ऑफिस को तहस नहस भंगचूर कर दिया गया कल शाम को। वहां पर यह बीजेपी के गुंडे घूम रहे थे, और अभिषेक बैनर्जी को जिन्होंने मारा, मैं आपको दिखाता हूं, यह है अभिजीत विश्वास। अभिजीत विश्वास यह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऑफिस बेयरर हैं। इनके वीडियो में है, उनमें से हमने ये शॉट्स निकाला है और आपको दिखा रहे हैं, जो उस समय जब अभिषेक बैनर्जी पर यह घटना हुई तो यह व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। जिस महिला की मैं बात कर रहा था, जो कि उसमें मुख्य रूप से खड़ी थी अंडे लेकर, जिसने कि सारा प्रायोजन किया था, उनकी यह तस्वीर है जो अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने लोगों के बीच में दहशत फैलाई थी यह कह के कि गुंडों को हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। उनके इन शब्दों के कारण से आज इस प्रकार से बीजेपी बढ़ चढ़ करके लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे नेताओं पर प्रहार कर रही है। यह है वह सुष्मिता दत्ता जो अमित शाह के साथ खड़ी हैं, उनसे नमस्कार कर रही हैं। वो अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं कहीं ना कहीं, जिस समय भी वो चुनाव उसमें प्रचार में गए थे। अन्वेषा पलित ये बीजेपी वर्कर हैं, सबसे बाईं ओर खड़ी हैं, ये बीजेपी वर्कर हैं। वहां आप देख रहे हैं कि कोई वहां पर बात कर रहे हैं, कोई पत्रकार है जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं, और वो खड़ी हुई हैं, सबसे बाईं तरफ है, यहां आप देख सकते हैं। यह उनका दूसरा चित्र है, थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन आप वीडियो पे देखेंगे तो आपको बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस प्रकार से स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म एंड टेररिज्म बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदलाव की राजनीति करनी है, बदले की नहीं, लेकिन ये बदले की राजनीति चल रही है। ये है आकाश गायल, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहां पर थे। तो कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले किए गए, और सीधे सीधे उनका जो निशाना है, और इसके पीछे जो बता रहे हैं कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है, और ये सारी रणनीति उन्होंने चुनाव से पहले ही तैयार कर ली थी बाकायदा तस्वीरों के साथ। हालांकि तस्वीरें पहले भी आई हैं, पहले भी वायरल हुई हैं, और महुआ मोइत्रा ने भी जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो पत्थर फेंक रहे थे उनकी तस्वीर जारी की थी, और कहा था, अभी कल ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज सीधे सीधे अब कीर्ति आजाद ये बता रहे हैं कि ये कैसे सरकार और बीजेपी प्रायोजित ये एक हमला है, और वो तो इसको बिल्कुल आतंकवाद कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं, ये उनका साफ तौर पर आरोप है, और वो दिखा रहे हैं कि कौन किसके साथ है, अमित शाह के साथ कौन कौन लोग हैं, और अमित शाह ने जो कहा उसके कहने के बाद किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे हैं, ये साफ तौर पर आरोप कीर्ति आजाद ने कल लगाया है एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हमने था वो समीर जी यहाँ दिखाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 2 जून है, सबको 2 जून की रोटी मिले, लेकिन आज 2 जून को ममता बनर्जी जो है वो कोलकाता में प्रदर्शन करने जा रही थी।
उनको इजाज़त नहीं मिली है, अनुमति नहीं दी गई है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में आप प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। कल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो प्रयागराज में थे और वो एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और प्रशासन जो था वहाँ उनको बंद कमरे में मीटिंग करने से रोकने के लिए पहुँच गया। तो ये लोकतंत्र का किस तरीके से क्षरण हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये इन सब बातों से सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर समीर जी, प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि भाई जब टीएमसी पर जो सांसद अभिषेक बनर्जी उन पर जो हमला किया गया, ये सब भाजपा के लोग हैं और जनता का नाम लेकर ये खुद हमला करा रहे हैं। गंभीर आरोप प्रमोद तिवारी ने भी लगाया। बिल्कुल आरोप लगाए हैं, सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को भी। लेकिन बीजेपी के नेताओं की ओर से कैसे इन हमलों का बचाव किया जा रहा है उसको भी बताएंगे कि कहा जा रहा है कि ये जनता का गुस्सा है। जनता का गुस्सा है तो इसका मतलब वो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी एमपी और एमएलए हैं उन सबको वो मार डालेंगे। यानी इस तरीके के अगर बयान आ रहे हैं बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं की ओर से, तो फिर क्या वास्तव में सरकार और प्रशासन इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है? वो भी सुनाएंगे। पहले प्रमोद तिवारी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे हैं उसको लेकर। आज पश्चिम बंगाल में एक बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ था, उसको लेकर टीएमसी पर 3 हमले हुए। एक उनके यहाँ जो सबको मालूम है ममता जी के जो भतीजे हैं अभिषेक जी, सांसद हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं, उन पर जितना निर्ममता के साथ प्रहार हुआ है सारी एजेंसीज ने दिखाया है। फिर कल्याण बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में सांसद हैं, उन पर प्रहार हुआ। फिर टीएमसी के कार्यालय कई जगह तोड़ दिए गए, हमला हुआ है उन पर और सब हिंसक है और सब भाजपा ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा उसे जनता का नाम देके खुद हमले करवा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हो रहा था तो पुलिस वही बगल में थी, वो आई क्यों नहीं? उनकी सुरक्षा। थाने पर ज्ञापन देने गए थे कल्याण जी, उन पर हमला हुआ, कहां थी पुलिस? वो तो थाने पे गए थे। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती और जो भी हिंसा हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के अलावा वहां के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा जा सकता। अराजकता कोई करे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो ये राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी हो रही है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, और जानबूझकर ये हमले किए जा रहे हैं और इसीलिए जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमलावर नहीं है, ये जनता है, जनता उन पर हमले कर रही है। जब जनता हमले कर रही है तो फिर वहां पर पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल ये है। और अभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने तो चुनाव से पहले ही कहा था कि 3 महीने तक वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी रहेंगी, वो क्या कर रही हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान और भी ज्यादा उन हमलों को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसे लेकर। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए थे उसके विरोध में आज धरने पर बैठ रही हैं और ममता बनर्जी का कहना है कि कहीं भी कोई सरकार को दिक्कत है तो वो सीधा उन्हें अरेस्ट करें। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि प्रतिरोध जब किसी की भी सरकार हो तो उतना स्पेस होना चाहिए। ये बात मैंने तब भी कही थी जब तृणमूल के बारे में लोग ये शिकायत बीजेपी के लोग करते थे। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर ये संवादहीनता हो जाए कि एक छोटी चीज के लिए प्रोटेस्ट तक रजिस्टर करने पर दिक्कत आने लगे तो वो मुश्किल क्षण है, उचित नहीं है। सर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए जो एक मुश्किल चीज ये है कि उनके जो एमएलए हैं जो अभी चुन करके आए हैं उन्होंने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो लोग बगावत कर रहे हैं उनके बिना ही पार्टी ठीक है। देखिए, मेरा सिर्फ करना है, ये पहली बार मैं भारतीय राजनीतिक इतिहास में नहीं देख रहा हूं, पहली बार नहीं देख रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत क्षण देखे हैं जब एक चुनावी हार के बाद ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस दल में नैसर्गिक ताकत होती है वो दल फिर उठ खड़ा होता है फिनिक्स की तरह।
मेरा मानना है कि ये एपिसोडिक है, इट शुड बी लेफ्ट देयर। सर, जो दो एमएलए हैं संदीपन साहा और रीताव्रता बनर्जी, तो इन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी सिग्नेचर कराए गए। जब नेता विपक्ष चुना जा रहा था उस समय में फर्जी सिग्नेचर इनके जमा कराए गए। साथ ही संदीपन साहा ने कहा है कि जब भी पार्टी में कोई नैतिकता की बात करता है तो उसे एंटी पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगाकर उसे बाहर किया जाता है। कल पार्टी ने एक निर्णय लिया, मैं संदीपन जी को तो नहीं जानता और रीताव्रता हमारे साथ राज्यसभा में थे। पहले वो सीपीएम की ओर से मेंबर थे, बाद में एक छोटी अवधि के लिए टीएमसी की ओर से आए। मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि कई चीजें डिसेंटली भी रिजॉल्व हो सकती हैं और डिसेंट रेजोल्यूशन ज्यादा जरूरी है मसलन बनिस्बत इनडिसेंट रेजोल्यूशन का। सर, तो ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर मनोज झा की ये टिप्पणी है, लेकिन वहाँ पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सीधे सीधे कीर्ति आज़ाद जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में और उनके प्रोत्साहन पर ये हमले हो रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और ये बता रहे हैं कि इसकी पूरी योजना, पूरी पृष्ठभूमि चुनाव से पहले ही तैयार हो गई थी और चूंकि चुनाव के नतीजे उनको पता थे, इसलिए पता थे क्योंकि चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, ये उनके आरोप हैं, पूरे विपक्ष के आरोप हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव के बाद क्या कुछ होना है उसकी भी पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर आरोप है और आज हम लोग ज्ञानेश कुमार जी को भी सुनेंगे। वो नया ज्ञान बांट रहे हैं कि सब लोग अपने जो है वोटर कार्ड बनवा लें और उनको बता रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि 5 राज्यों में चुनाव उन्होंने करा दिया। SIR के बाद 5 राज्यों में चुनाव हो गया, ये उपलब्धि बता रहे हैं। और CPIM के नेता हैं आंध्र प्रदेश को, उनको भी हम सुनेंगे। वो कह रहे हैं किस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 गवर्नमेंट ये जो है प्रयास चल रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन समीर जी, बहुत गंभीर आरोप जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो है TMC और तमाम विपक्ष जो है लगा रहा है कि जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, इसके पीछे अमित शाह का वो कथन है कि हम चुनाव के बाद TMC को गुंडों को उल्टा लटका देंगे। और प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य है सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब। तो प्रधानमंत्री सबका हिसाब करवा रहे हैं, उन्होंने इशारों में कहा था सबका हिसाब होगा और अमित शाह ने खुलकर कहा था कि उल्टा लटकाया जाएगा। उसी के अनुसार ये काम हो रहा है और इस पर किसी भी तरीके का कोई भी वक्तव्य जो है समीर जी, इसका निंदा का नहीं आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये जो हो रहा है। और ये कहने की कोशिश की जा रही है, छोड़िए कि प्रोत्साहन क्या आ रहे हैं, यहाँ बताए बीजेपी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये जनता का आक्रोश है। मतलब हद हो गई। इसका मतलब बीजेपी जहां पर हारी है फिर जनता का आक्रोश की उनके नेताओं को मारना शुरू कर दे। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। तमिलनाडु में पिटने चाहिए इनके नेता, केरल में पिटने चाहिए इनके नेता इसी तरीके से। इसका मतलब ये यही कहना चाहते हैं। और सुनते हैं बड़े जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री रहे हैं शाहनवाज हुसैन। केंद्रीय मंत्री रहने के बाद फिर उनको बिहार में मंत्री बना दिया गया था, बाद में वहां से भी हटा दिया गया। तो वो किस तरह से बचाव कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले का, उनको सुनते हैं। पर हुए कथित हमले को लेकर के आज ममता बनर्जी धरने पर बैठ रही हैं और उनका ये कहना है कि आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए लेकिन ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और TMC के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से। और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की, उसकी वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। और अब वो उनके बीच में जब TMC के वर्कर को, नेता को, अभिषेक बनर्जी को देखते हैं तो उनके गुस्से का प्रकटीकरण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम पश्चिम बंगाल में शांति चाहते हैं, लेकिन TMC के लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने जब जनता ने हरा दिया तब भी स्वीकार नहीं किया, उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो ये हालत उनकी हो गई है, उनको चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन सर आप तो सीधे कह रहे हैं कि ये जनता का आक्रोश है और जनता पीटेगी और सरकार वहां पर उस जनता के जरिए उनको
विपक्षी नेताओं को पिटवाएगी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। ये शाहनवाज हुसैन का तर्क जो है समीर जी, क्या ये बीजेपी पर भी लागू होगा? कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार चली जाएगी, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरीके से इंतजाम करेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह का भी? क्या शाहनवाज हुसैन यही कहना चाहते हैं? क्योंकि खबरें तो ये हैं कि बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा असंतोष है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, तो क्या कल को यही होगा? यही संस्कृति आप अपनाना चाहते हैं, यही इसी संस्कृति को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? तो आखिर ये बीजेपी के लोग बातें किस तरीके की कर रहे हैं समीर जी? ये राजनीति में, हालांकि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा असली यही है, इसमें अब अंतर ये है कि पहले थे वो एक आवरण ओढ़े रहते थे कि आप संघ के प्रशिक्षित हैं, बोलने में वाले मीठे होते हैं, लेकिन जब पूर्ण बहुमत से आ गए तो वो लबादा अवतार फेंका, वो आवरण जो ओढ़ा हुआ था मिठास का, अब असली स्वरूप में सामने आ गए। तो इसके लिए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चला था वो जनता के सामने ला के रख दिया कि ये गुंडे इसी तरीके से करते हैं, तो ये सामने रख दिया उन्होंने। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कम से कम जो आवरण ओढ़े रहते थे कि साहब आरएसएस में सिखाया जाता है शिष्ट बनो और क्या संस्कृति और जाने क्या क्या सब जो बड़े भारी भयंकर शब्द जो बताए जाते थे वो सब फर्जी थे, ये सब उन्होंने उतार के फेंक दिया। तो ये इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं इसके ये समीर हम लोग पढ़ दें ना भस्मासुर, तो ये भस्मासुर आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। हमेशा आप नहीं रहेंगे सरकार में। ज्ञानेश कुमार ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी सरकार बनवा देंगे, तो आपको भी जाना है यहाँ से, ज्ञानेश कुमार को भी जाना है। तो अब ज्ञानेश कुमार ने तो मंदिर मंदिर जाना घूमना शुरू कर दिया है, मतलब अभी से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है, इसका मतलब लगता है माथे पे तिलक चंदन लगा करके जो पाप कर रहे हैं उसका प्रायश्चित भी साथ साथ करते चले जा रहे हैं। तो आपका प्रायश्चित किस तरीके से होगा ये समीर जी समझा सकता है। तो ये आप जो संस्कृति पैदा कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में आपको ही कष्ट पहुंचाएगी। तब विपक्ष कहेगा जो सत्ता में आ जाएगा कि ये बीजेपी के ही लोग हैं, इनसे निपट रहे हैं, चूंकि उन्होंने बहुत परेशान किया है, सबका अपमान किया। फिर उस समय का सत्ता पक्ष आज के वीडियो इनके दिखाएगा, जैसे मोदी जी के 2013 वाले दिखाएगा कि अडवाणी जी का किस तरीके से अपमान किया गया, राजनाथ सिंह का किस तरीके से अपमान किया गया, मुरली मनोहर जोशी का किस तरीके से अपमान किया गया, सब दिखाएगा, कहेगा इस अपमान का बदला ले रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता। तो यही आप करना चाहते हैं। हो सकता है भाई आपकी मंशा हो, और ये भी हो सकता है शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं समीर जी खुद ही बताइए, अटल जी के मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर होते थे, तो हो सकता है ये संदेश दे रहे हो मोदी शाह को कि जो कर रहे हो आज तुम्हारे सामने भी आएगा इसी तरीके से। अब ये भी हो सकता है, ये तो शाहनवाज जाने उनके मन की बात क्या है, क्योंकि हम तो मोदी जी के मन की बात सुनते, किसी और के मन की बात तो सुनते नहीं है। तो मोदी जी के मन की बात क्या है वो तो सुन ली, लेकिन शाहनवाज हो सकता है अपने मन की बात कह रहे हो कि मोदी जी शाह जी आप जो कर रहे हैं आपके आगे भी आएगा। तो ये भी हो सकता है समीर जी। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है। यानी एक बहुत ही गलत नजीर पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां की सरकार। अगर देखा जाए यही बात पूरा विपक्ष भी कह रहा है, और विपक्ष यानी जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े थे वो पार्टियां भी इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो वामपंथी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, और यहां तक कि एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान। उनको सुनते हो क्या कह रहे हैं कि किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। सुनते हैं वारिस पठान को। देखिए, हमारे उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कायदे कानून की बात है। एक सिटिंग एमपी को इस तरह से अगर कोई मारेगा तो क्या मैसेज दे रहे तुम? हाँ, दो सिटिंग एमपी को मारा गया, तो ये तो कंडेमनेबल है ना। आपको किसने अधिकार दिया कि आप जाके मारो? कल देखो, सत्ता है, सत्ता आज तुम हो, कल वो थे, उनके राज में हो, आज तुम कर रहे हो, तुम्हारे राज में हो रहा है, कल सत्ता पलट सकती है। तो सत्ता का इतना लोभ और सत्ता का इतना घमंड दिखाना मैं समझता हूं सही नहीं है। आपके लिए किसी भी एमपी के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। एक सिटिंग एमपी के ऊपर इतना लोगों ने ये कर दिया, अटैक कर दिया, तो जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं तो मेरी पर्सनल राय ये है कि ये कंडेमनेबल है और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए और कायदा कानून का सबको पालन करना चाहिए। तो ये वारिस पठान है, आईएमआईएम के नेता, वो भी उसकी निंदा कर रहे हैं। दो मौजूदा सांसदों को, लोकसभा के सदस्यों को पीटा जा रहा है, एक तरीके से उनकी लिंचिंग की कोशिश की जा रही है अमलेंदु जी, लेकिन स्पीकर साहब बहुत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि कहाँ हैं। यहाँ तक कि वो नीट पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोटा जो एक हब माना जाता है नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों का, वहीं के वो सांसद हैं, वहीं से चुनकर आते हैं। वहीं से चुनकर आते हैं। समझिए जो बीच में उनका एक बयान जो था काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा था, जो कोटा के नागरिकों से कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा ठीक होइए, मतलब ये अगर इंडस्ट्री यहाँ से खत्म होगी तो कोटा का नुकसान होगा, इस तरीके का भी होगा। तो बहरहाल अब कोटा से अब सीकर जो है एक नया
बन रहा है उन्हीं के राज्य में। तो लेकिन अब जिनको कोचिंग वालों को गालियां एक दे रही हैं, 2 कौड़ी की एंकर जो हैं, तो वो अब समझिए इस पर भी सवाल उठाए। ख्याल उस पर भी आएंगे हम लोग, 2 कौड़ी के एंकर और कोटा पर भी आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अब आज ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है, अनुमति नहीं दी जा रही। भाई प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? अगर प्रदर्शन लोकतंत्र में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर होगा? तो बीजेपी अब तक क्या पाकिस्तान में प्रदर्शन करती रहती थी जब सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी? नहीं, प्रदर्शन वहां भी होते हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ करती थी? यही करती थी ना देश में, पाकिस्तान में जाकर करती नहीं थी। मतलब ये बयान उसी के उसी के तो इसलिए जो है समझिए, तो उन्हीं के बयान को हम दोहरा रहे हैं कि क्या प्रदर्शन यहाँ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? तो प्रदर्शन यहाँ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? तो ये बीजेपी वाले बताएं। तो इसको लेकर समझिए हम लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये, सीपीआई के सांसद है पी संतोष कुमार, उनको भी हम लोग सुनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि टीएमसी खत्म नहीं हो रही है। जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं कि टीएमसी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी और इतना उसे क्रश किया जाएगा, वो कह रहे हैं वो खत्म नहीं हो रही है। लेकिन टीएमसी करो या मरो की लड़ाई लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। समीर जी, दबाव पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है। अभिषेक बनर्जी ने वहां जाने से पहले, जहां घटना हुई उससे पहले बयान दिया था कि हम अपने हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है हम उसके घर जाएंगे। और अभिषेक बनर्जी ने यह वायदा निभाया। उसमें अभिषेक बनर्जी को चोट आई, लेकिन अभिषेक बनर्जी अभी कह रहे हैं कि मैं ठीक होकर फिर पहुंचूंगा जहां हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर से जुल्म हो रहे हैं। तो ये समीर जी एक प्रतिबद्धता जो है अपने एजेंडे के प्रति, वो भी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये सब देखते हैं। जी बिल्कुल, ये पार्टी खत्म नहीं हुई। तो बात मनोज झा भी कह रहे थे कि ये स्वाभाविक तौर पर कोई पार्टी जीतती है तो उसकी और कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं का एक आकर्षण स्वाभाविक होता है। आप याद करिए जब 2021 में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी, अमलेंदु जी, बीजेपी के में जो गए हुए थे सब दौड़ दौड़ के न जाने कितने विधायक और बड़े सांसद, वो बाबुल सुप्रियो जैसे नेता जैसे चले आए थे। और समीर जी देखिए, जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहले 2 लोग भागते हैं छोड़ के, एक गुंडे, दूसरे व्यापारी। ये सबसे पहले झंडा बदलते हैं तुरंत। मालूम पड़ा है शाम तक समाजवादी पार्टी का झंडा है, सुबह बीजेपी का लग गया। शाम तक बीएसपी का झंडा है, सुबह सपा का लग गया। हम लोगों ने खूब देखा है इसी तरीके से। तो ये सब जो है, सबसे पहले गुंडा भागता है और उसके बाद फिर तुरंत व्यापारी भागता है। तो गुंडे और व्यापारी अगर भाग रहे हैं तो अब ये तो भाई देखिए राजनीतिक दलों के ऊपर है कि आप गुंडे और व्यापारियों को टिकट क्यों देते हैं, उन्हें अपना नेता क्यों बनाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये आ रहा है तो ये अपने स्वार्थ में आ रहा है। गुंडा अपने बचाव के लिए आ रहा है, व्यापारी अपने कारोबार के बचाव के लिए आ रहा है। लेकिन आप उनको तवज्जो देने लगते हैं और ये कर रही है बीजेपी। भाई बीजेपी ने अगर पश्चिम बंगाल में आपके 40 साल पुराने जो कार्यकर्ता थे उनको धता बताकर, अगर आपने कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में गए, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए, 6 साल पहले बीजेपी में आए हुए आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे दिलीप घोष को किनारे फेंक दिया। अग्निमित्रा पॉल, लोकेश चटर्जी सब उधम मचाया करती थी, आपने उनको उठा के एक तरफ फेंक दिया। तो इसका मतलब कि आप भी वही कर रहे हैं। तो कल को बीजेपी हटेगी तो यहाँ से भी लोग इसी तरीके से भागेंगे। तो ये भी है। बहरहाल हम लोग सुनते हैं पी संतोष कुमार को, जो सीपीआई के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को लेकर कि पश्चिम बंगाल से वो खत्म नहीं होने जा रही है, लेकिन हाँ वो करो और बरो की लड़ाई जरूर वहां पर लड़ रही है। सुन लेते हैं संतोष कुमार को। The TMC government in West Bengal was a failure. It was disastrous to the interest of the people of West Bengal, no doubt at all. And the left always kept a distance from Mamata Banerjee. True, we are part of the India Alliance, and it's a loose organization without any such kind of binding. Now the thing is that the TMC is on the verge of collapse. Leaders are leaving, and many new allegations are coming up from their internal sources. Prominent leaders were expelled. Some dissent voices are open to all now. I think she's in a do-or-die battle. So it's for her survival only. And who will fill up the vacuum in West Bengal? That is the more important question. And we from the left.
तो ये सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस खत्म होने की कगार पर नहीं है, लेकिन उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और उन पर कई नए आरोप भी लग रहे हैं। बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला जा रहा है। मुझे लगता है कि वो करो या मरो वाली लड़ाई लड़ रही है। इससे भी ज़्यादा अहम सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में पैदा हुए इस खालीपन को कौन भरेगा। हम यानी वामपंथी दल तृणमूल कांग्रेस की वजह से पैदा हुए इस खालीपन को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी को दिल्ली या अपनी पसंद की किसी भी जगह पर विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और यहाँ तो बंद कमरे के भीतर हॉल में अगर कुछ लोग यहाँ वार्ता कर रहे हैं, वहाँ भी कल जो आपने बताया भी कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता वो प्रयागराज में वार्ता कर रहे थे उन छात्रों के साथ जो नीट की परीक्षा से, सीबीएसई की परीक्षा से जो प्रभावित हुए हैं, प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे थे और वहाँ भी प्रशासन के लोग पहुँच गए। तो ये अधिकार भी लोगों का छीन लिया जा रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, लोगों का अधिकार छीन लिया जा रहा है और एक तरह से कहा जाए जो जनतांत्रिक अधिकार है उसको कुचला जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और लोकतंत्र से सबसे ज़्यादा चलो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से रही है, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी वोट छूटने नहीं पाए और सब अपना वोट बनवा लें। अरे भाई करोड़ों की संख्या में कहा को निकाल के आपने चुनाव कर 27 लाख नहीं 90 लाख को 27 लाख तो वो हैं जिन्होंने अपीलें दायर की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मतलब जो अपने कागज लिए घूम रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं वो तो कि नाम था कल्याण बंदोपाध्याय और लिख गया कल्याण बनर्जी तो गए तो 27 लाख तो वो लोग हैं और नाम काट दिया आपने 91 लाख लोग वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा आपने जान लीजिए कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपका नाम भी कट जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग में एक आध अगर लेटर का हेरफेर हुआ। मेरे नाम में तो बहुत होता है, मतलब ये पहली बार में तो मेरा नाम कोई आदमी सही से ले ही नहीं सकता है। बड़े से बड़ा विद्वान भी जो है समीर जी पहली बार में अगर नाम मेरा लेगा तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। तो ये तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो पक्का कर देंगे इस तरीके की गलती। लेकिन वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अच्छा वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और कहीं लागू भी नहीं की गई, केवल पश्चिम बंगाल में किया गया। तो लेकिन ये जो जिस तरीके से कर रहे हैं, तो अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो नया ज्ञान बांट रहे हैं वो नया ज्ञान भी उनका हम सुन लेते हैं। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि ये अब वो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव उन्होंने सफलतापूर्वक कराए। बहरहाल कितनी सफलता के साथ उन्होंने चुनाव कराए हैं ये तो उन राज्यों की जनता और वहाँ के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन सुन लेते हैं ज्ञानेश कुमार को कह क्या रहे हैं वो। 5 प्रदेशों के सफल चुनावों के उपरांत मैं और मेरी पत्नी अनुराधा अपने माता पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मातृभूमि आगरा में आए थे। यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के बाद महादेव कैलाश मंदिर में उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त। आप सभी के माध्यम से भारत के सभी मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना वोट जरूर बनवाएं और चुनावों में मतदान अवश्य करें। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए हम भारत के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय भारत, जय हिंद। तो सफल चुनाव कराने के बाद दर्शन कर रहे हैं, मंदिर अपने घर जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है आगरा है वहाँ गए हुए हैं, माता पिता से आशीर्वाद जो बता रहे हैं वो, और ये इसके उपलक्ष्य में गए हैं कि उन्होंने 5 राज्यों में सफल चुनाव कराए। हाँ, तो अपने पाप धोने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं कि बीजेपी का काम जो था वो कर दिया है हमने, यही कहा जा सकता है। और करने के बाद जो है वो पाप जो है माफ करने महादेव जो हैं तो उसके लिए गए होंगे। बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद लेने गए महादेव का। दुनिया कह रही है कि जो पाप किए थे वो पापों की माफी मांगने का, जो उनका काम जाने उन्होंने जो किया। लेकिन जिस तरीके के आरोप SIR को लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयोग के ऊपर लगे हैं उससे वो इतनी आसानी से किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर बरी नहीं हो सकते। लेकिन समीर जी इसके साथ साथ एक जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो है फिर से लागू करने की जो कोशिश हो रही है और परिसीमन जिस तरीके से डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा उसमें भी इस SIR की बड़ी भूमिका होगी। एक तो इसके जरिए समीर जी जो SC ST के लिए आरक्षित सीटें वो कम की जाएंगी, दूसरा दक्षिण भारत में सीटें कम की जाएंगी, ये सब जो चल रहा है। तो इसको लेकर आंध्र प्रदेश के जो CPIM के प्रदेश सचिव हैं बाबू राव
वो क्या कहते हैं कि ये किस तरीके से संघीय ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है और आरएसएस का एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन और एसआईआर के जरिए लागू किया जा रहा है, ये उनका बड़ा खुला आरोप है। उनको सुन सकते हैं, अंग्रेजी में उनकी बाइट है। बिल्कुल बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कि प्रदेश सीपीआई-एम के प्रदेश सचिव, आंध्र प्रदेश के सचिव हैं बाबू राव, किस तरह से ये एसआईआर डिलिमिटेशन इनके जरिए आरएसएस के एजेंडे को लागू किया जा रहा है, कराने की कोशिश की जा रही है। और जो 5 राज्यों में सफल चुनाव के बाद अब अगला एजेंडा शायद यही हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का। तो बाबू राव को सुनते हैं, सीपीएम के सचिव, महासचिव हैं जो आंध्र प्रदेश के, क्या कह रहे हैं। The BJP is trying to reintroduce the delimitation on the Gemini elections. The one nation, one election. That is the RSS agenda. Now the unity in diversity. Our country had so many states, so many languages. The federal structure, it is there. But now they are centralizing total all acts. So they are attacking our federal structure. तो बाबू राव है ये आंध्र प्रदेश में सीपीएम के महासचिव, कह रहे हैं कि बीजेपी परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसे आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। हमारा देश विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कई राज्य भाषाएं और एक संघीय ढांचा शामिल है। हालांकि इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि ये कदम सत्ता के केंद्रीकरण की ओर ले जा रहे हैं और संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। इसे खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परिसीमन और एक राष्ट्र की अवधारणा का उद्देश्य सत्ता को स्थायी रूप से केंद्रीकृत रखना है, जबकि संविधान की मूल भावना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसीलिए यहाँ पर राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। और इसके अलावा जो पंचायतों और नगर निगम का गठन किया गया, इसीलिए कि जो पावर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसेंट्रलाइज रहे, यानी आम लोगों की हिस्सेदारी रहे पावर में। बिल्कुल समीर जी, यहाँ पर पूरा जो है वो सत्ता को जो है वो केंद्रीकृत करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से सत्ता को हो ही चुकी है। सत्ता को ही केंद्रीकृत नहीं, बल्कि सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको भी केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाए, इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी कि किस तरीके से सारी संस्थाओं पर भी कब्जा जो है वो किया जा रहा है, ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच खबर ये है कि जो टीएमसी के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के लोग जो हैं उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके और कथित तौर पर बिना अनुमति के किए गए निर्माण और संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन को लेकर जो कोलकाता नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे उनको चुनौती दी है और उन नोटिस पर सवाल उठाए, जिनमें कई संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। इस संबंध में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। उन पर 3 जून को यानी कल जो है गर्मियों की छुट्टी के दौरान होने वाली सुनवाई में जस्टिस स्मिता डे के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। तो ये पश्चिम बंगाल से बीच में खबर आ गई थी, वो भी हमने बीच में बता दी है। लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है समीर जी, इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और चिंताएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर कांग्रेस के नेताओं का एक महाजुटान हो रहा है। राहुल गांधी भी उनके घर पे पहुंचे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंचे हुए हैं, भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार भी पहुंच रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। तो कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं और आगे आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर और संसद का जो सत्र होगा उसमें किस तरीके की अब रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। और इंडिया गठबंधन की जो 8 जून को प्रस्तावित बैठक है उसको लेकर क्या रणनीति बने और किस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में एकजुट होकर अब आंदोलन पे उतरे, इसके लिए एक चर्चा हो सकती है। तो ये सूचनाएं भी समिति इस बीच मिल रही हैं। जी बिल्कुल, ये सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और कई और नेता, केसी वेणुगोपाल हैं, भूपेश बघेल हैं और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार। तो वहां पर अब इस कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्या कुछ होता है उस पर रहेगी नजर। लेकिन 8 जून को जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है
उन सब को लेकर बहुत इस समय पूरे देश में एक अजीब तरह का माहौल है और निश्चित तौर पर यह भय का माहौल है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी खामोशी इस पर बरते हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से भी कोई स्वतः संज्ञान जैसा मामला नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर किस तरह से सांसदों को मारा पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि लोकसभा के स्पीकर का भी कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि दो लोकसभा सांसदों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। लिंचिंग की कोशिश, यानी उनको भीड़ ने उनको मार डालने की कोशिश की गई है। आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हमला उनके ऊपर किया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली बैठक। और इधर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग है, छात्र विंग है, सड़कों पर उतरा हुआ है परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ, उसको देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसको लेकर क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, एक बार उनको भी सुनते हैं। और उदय भानचिप जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो लगातार अलग अलग शहरों में उनके नेतृत्व में एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि कहीं इस प्रदर्शन को तमाम जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है। और यही बात बार बार लिख रहे हैं उदय भानचिप कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सड़कों पर उतरा हुआ है छात्र, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। एक और बड़ी हैरानी की बात है कि छात्रों के समर्थन में जो कोचिंग पढ़ाने वाले तमाम छात्र हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में 3 कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा दिया गया। हाँ, प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा दिया गया और उन कोचिंग संस्थानों पर ताला लगाया जा रहा है जो एक किसी भी तरीके से छात्रों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ। 2 कौड़ी के एंकरों को जो थोड़ा बहुत जो जवाब देते हैं तो उन सब पर जो है वो इस तरीके से प्रयास जो है वो समीर जी हो रहा है लगाने का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी की आज सुबह जो है ईडी ने एक नए ठिकाने पर जो है हमला किया है। और जेडीयू के सांसद मनोज कुमार झा, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो हम लोग देख सकते हैं। फिर दूसरी पे आते हैं, चूंकि इस बीच बड़ी आरजेडी के सांसद है मनोज झा जी, बिल्कुल उनका ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है। अभी कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह ईडी ने एक नए ठिकाने पर दस्तक दी। बताया गया कि यह ठिकाना अनिल अग्रवाल के वेदांता से जुड़ा है, जिनका बिहार से ताल्लुक है। राजनीतिक गलियारों और मीडिया में ये चर्चा पहले से थी कि आज नहीं तो कल उन्हें भी ये एहसास कराया जाएगा कि सत्ता के समीकरणों में आर्थिक ताकत की भी एक तय सीमा होती है। वजह कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय सेठ की इच्छा के विरुद्ध एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी असहमति दिखाने की जुर्रत की थी। लोकतंत्र में संस्थाओं की कार्रवाई पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, लेकिन जब जांच एजेंसियों की सक्रियता का पैटर्न बार बार राजनीतिक और कारोबार तो सवाल केवल तब चिंता इस बात की होती है कि क्या संस्थाएं अपने घोषित उद्देश्य के अनुसार काम कर रही हैं या फिर सत्ता द्वारा प्रयुक्त निरंकुश औजार में बदलती जा रही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस के बाद यदि कोई नया नारा गढ़ना हो तो शायद कुछ लोग कहें एक राष्ट्र एक ही दल। और अगर आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगला चरण शायद बहुत जल्द होगा एक राष्ट्र एक ही सेठ। और उधर ही जाता हुआ दिख रहा है अमलेंदु जी, अनिल अग्रवाल ने चूंकि अडानी के खिलाफ जाकर उन्होंने एक टेंडर डाला या कुछ व्यावसायिक एक राइवलरी रही और अब उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है। वेदांता ग्रुप जो एक तरीके से एक मल्टीनेशनल उनकी अपनी कंपनी है, कई जगहों पर उनके काम है, लेकिन अब उनको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह समीर जी कि ये अनिल अग्रवाल जो हैं, ये जो राष्ट्रीय सेठ का जो चैनल हो गया है, इससे पहले जिनके पास हुआ था उसके भी प्रोमोटर एक तरीके से थे जी। उनके खिलाफ वहाँ भी कोई खबर नहीं चला करती थी। अब वो चैनल राष्ट्रीय सेठ के पास आ गया तो वो राष्ट्रीय सेठ का। अच्छा, इस बीच एक खबर ये भी थी समीर जी, हम लोगों ने बीच में देखा था, देखने में आ रहा था कि वो जो अनिल अंबानी हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सेठ का चैनल जो है मेरे खिलाफ खबरें चला रहा है ताकि मेरी कंपनी में कब्जा किया सके। अब इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा ये। तो इस तरह की चीज़ें आ रही। तो यानी अब राष्ट्रीय सेठ ही जो है वही रहेगा, देश में एक ही सेठ रहेगा, एक ही नेता रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी और एक ही राष्ट्र रहेगा। बस इसी तरफ चल रहा है, बाकी सब प्रजा हैं। तो ये इसकी तरफ देश जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से नीट और सीबीएसई और एसएससी, लेखपाल परीक्षा, ये सारी परीक्षाओं के जो घोटाले हो रहे हैं, ये एक तरीके से सोची समझी रणनीति है युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की। पूरी की पूरी एक जो पीढ़ी है उसका कैरियर तबाह करने की। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। कल जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उनके
नेतृत्व में चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। इधर जो है NSP ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उदयवांशु, उनके में कोल्हापुर में प्रदर्शन हुआ। यानी जगह जगह रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, वरना नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। इसको लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और ये प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, भले ही बीच में कितने भी क्राउक्रोच आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर रुक नहीं रहे हैं। और क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है और तमाम जो अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो नीट की हो, CBSE की हो, कोई भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो पा रही है। और उस पर भी सरकार की जो ये खामोशी है, सरकार की जो एक लापरवाही है, या फिर सरकार की जो एक इग्नोरेंस, उपेक्षा जिस तरीके से की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। सुन लेते हैं उनको क्या कह रही हैं। CBSE चर्चा में है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो वाकई में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतना आक्रोश किस बात का है। इस साल देश में 17,68,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड की 12वीं का एग्जाम दिया था। CBSE बोर्ड एक प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसका करीब 64 साल का पुराना इतिहास है। इसमें हम में से बहुत सारे लोगों ने ये परीक्षा दी है। इसका अपने तरीके से मार्किंग का एक पैटर्न होता है, हर स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं। आंसर शीट्स को अभी तक टीचर्स चेक करते थे, तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती थी। मगर पता नहीं किस जिद में इस बार CBSE ने अचानक से तय किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से आंसर शीट की जांच होगी OSM से। मतलब कॉपी को स्कैन करके दिया जाएगा और टीचर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। फरवरी 2026 में OSM का निर्णय आया और तुरंत ही लागू कर दिया गया इसी बार के बोर्ड में। मगर जब रिजल्ट आया तब हड़कंप मच गया, क्योंकि तमाम बच्चों ने कहा कि पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, मार्क्स मिले ही नहीं। बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी ठीक ठाक नंबर मिल गए, मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं मिले। पेपर चेकिंग ठीक से शायद की नहीं गई। इनफैक्ट छात्रों ने जब अपनी कॉपी मांगी तो पता चला ये तो उनकी कॉपी ही नहीं थी, उनकी हैंडराइटिंग नहीं थी, किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब थी तो किसी की आधी कॉपी ही गायब थी। यहां तक कि टीचर्स ने भी बताया कि जो कॉपी स्कैन करके आई थी वो इतनी धुंधली थी कि उसमें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो वो मार्क्स कैसे देते स्टेप बाय स्टेप के। ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स तब दिए जाते ना जब चीजें दिखती, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो दिख जाता था। यहां पर तो पिक्चर इतनी ब्लर थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स को नंबर कम मिले। और इस बात को टीचर्स ने भी स्वीकारा। जब इसकी शिकायत वेदांत श्रीवास्तव जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने की तो उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ट्रोल भी किया गया। इसी बीच निसर्ग अधिकारी नाम के क्लास 12वीं के ही छात्र ने CBSE की वेबसाइट को हैक किया, उसकी खामियों को उजागर किया, जिस पर CBSE ने एक बेहद बचकाना बयान देकर कहा एग्जाम तो ऑफलाइन हुए हैं, हैक करने से क्या फायदा होगा। मतलब ये बात बोर्ड को बोलनी चाहिए। खैर, समस्या की जड़ तो OSM पर चेकिंग के लिए मिलने वाली घटिया स्कैन्ड कॉपी थी। तो फिर सवाल उठता है ये किसका काम था, कैसे ये घटिया कॉपीज आ गई। और अब पता चल रहा है कि OSM का टेंडर उस कंपनी को मिला जिसका नाम कोएम्ट एड्यूटेक है। ये वही कंपनी है जिसे कुछ समय पहले तेलंगाना में एग्जाम में हुई भारी गड़बड़ी के चलते बैन कर दिया गया था। इनफैक्ट ये जो गड़बड़ी हुई थी इसके बावजूद CBSE टेंडर इसने जीत लिया। और CBSE टेंडर जीतने से पहले कोएम्ट एड्यूटेक को ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। ये वही कंपनी है। तो ये किस तरीके से उन्हीं कंपनियों को, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं, उनको टेंडर दिया गया और उन्होंने जो काम किया वो सबके सामने है। किस तरह से कॉपी स्कैन की गई और कैसे एक जगह एक छात्र के नंबर दूसरे छात्र के चढ़ाए गए। यानी कुल मिलाकर जैसे पूरी व्यवस्था जो है उसको मान लिया जाए कि वो चौपट हो चुकी है, उसमें जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, चौपट की जा रही है। सरकार जो है वो व्यवस्था को चौपट कर रही है। और क्यों हो रही है ये व्यवस्था चौपट? ताकि जो निजी स्कूल हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और शिक्षा जो है एक खास वर्ग तक सीमित रह जाए। आम गरीब का बच्चा जो है वो शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, इसकी तरफ बढ़ा। एक तो फीस इतनी बढ़ा दी जा रही है समीर जी, स्वावलंबन के नाम पे। साहब वो अपने आप जो है यूनिवर्सिटी अपना इंतजाम करेगी, ये इसके नाम पे जो है फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जा रही है कि गरीब का बच्चा अब पढ़ भी नहीं पाए, सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं पढ़ पाए। इसके सारे इंतजाम किया है और धीरे से फिर वो बेच दी जाएंगी। 5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल जो हैं वो मोदी सरकार जब से आई है तब से देश भर में बंद किए जा चुके हैं। और आरोप भी लग रहे हैं कि वो ज़मीनें उन स्कूलों की जो अधिकांश जो हैं वो RSS से जुड़ी हुई संस्थाओं को दी जा रही हैं। इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहते हैं। तो आरोप अपनी
अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उसको चौपट किया जा रहा है और पूरी की पूरी एक पीढ़ी जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इधर जिस तरीके ये और बहुत सारी जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की चर्चा जो लगातार हो रही है अमलेंदु जी, पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जगह जगह से अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं और जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर बंद क्यों है, क्यों वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। देश के तमाम इलाकों से ये खबरें आ रही हैं। कई जो लोग हैं, नेता हैं या फिर सामान्य लोग हैं, अलग अलग जगहों से अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किल्लत है। इधर लगातार कीमतें भी बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल कीमतें अब कई दिन हो गया, लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में अब पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि गैस की बढ़ चुकी, सीएनजी की बढ़ चुकी और छोटा वाला जो सिलेंडर होता है उसकी बढ़ चुकी। अब पेट्रोल डीजल कई दिन हो गए हैं, यानी अभी 4 किस्त शायद हो चुकी है उनकी, अगली किस्त की बढ़ोतरी होनी बाकी है और बढ़ोतरी भी हो रही है, यानी दाम भी बढ़ रहे हैं और किल्लत भी हो रही है। यहाँ लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, जो किसान है, खासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में इसकी किल्लत सबसे ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल समझिए, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और ग्रामीण बेचारा कहे भी तो किससे कहे, शहरों में ज़्यादा होगी तो मतलब मीडिया भी दिखा सकता है, हालांकि क्या दिखाएगा मीडिया, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है ये सामने आ रहा है और समझिए ये आने वाले दिनों में और भी किल्लत हो सकती है, चूँकि अमेरिका और ईरान के बीच जिससे की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं तो उससे संकट और गहरा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने ईरान से संबंध क्यों ख़राब किया कि जो ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यहाँ आए थे, वो कह के गए थे कि हम भारत को तेल लेने के लिए तैयार हैं, तो भारत उनसे तेल क्यों नहीं ले रहा है? तो ये अब सवाल आ रहा है। जब सस्ता तेल आप रूस से ले रहे थे तो आपने खूब माल कमाया, जनता को उसका आपने बिल्कुल भी राहत नहीं दी और अब वो उसको लेकर भी संकट है। तो बहुत सारे संकट जो है वो इस तरीके से पैदा हो रहे हैं और सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और जो हम लोग किल्लत की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, मनोज काका उनका नाम है, उन्होंने एक पेट्रोल पंप से उन्होंने एक वीडियो शूट किया, लोगों से बात की और दिखाया कि यहाँ पर बंद है, मिल नहीं रहा है पेट्रोल डीजल और लाइन लगी हुई है और पेट्रोल डीजल वहां पर मिल नहीं रहा है, कोई है ही नहीं कर्मचारी। तो एक बार देख लेते हैं उनका वो ट्वीट भी और उनका वीडियो क्या कह रहे हैं। सरकार देखे, सरकार देश की सरकार और मोदी जी की सरकार अब देखे कि उनके कुनीतियों का नतीजा ये है, उनके सामरिक और विदेश नीति के कमजोर होने का नतीजा ये है कि अब देश के किसान नौजवान सब भुगत रहे। अब उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं है। मैं जिस पंप पर खड़ा हूँ यहाँ भैया तेल है, तेल मिल रहा है? 3 दिन से तेल नहीं मिल रहा। पूरे चंदौली जनपद के सभी पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और सरकार ने विगत 12-14 साल में जो सरकार अपने लिए जेट खरीदती है, जो सरकार उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ माफ करती है, जो सरकार करोड़ों रुपया दे करके दूसरे राजनीतिक दलों का विधायक खरीद लेती है, जो सरकार के बीजेपी का चंदा 800 से 12,000 करोड़ रुपए का हो गया, जिस बीजेपी के और उसके संगी साथियों के आरएसएस वाले के मुख्यालय पूरे देश में बड़े बड़े महल बन गए और देश की जनता को भुखमरी, बेकारी और कुएं में ढकेल दिया गया। जनता को उन्होंने क्या दिया? जनता को पेट्रोल पंपों में लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया। आज जनता की हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को भी तेल नहीं मिल रहा। बहुत जनपदों में एसडीएम खड़े होकर के तेल बंटवा रहे हैं। अब किसान अपनी खेती करेगा, उसे ट्रैक्टर के लिए तेल चाहिए कि एसडीएम की और डीएम की सिफारिश करेगा? तो ये पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। पूरी दुनिया में इतनी ऊर्जा की कहीं क्राइसिस नहीं है जितनी भारत में है, क्योंकि भारत के हमारे राजनीतिज्ञों ने अपना कीर्तन गाने के बजाय टीवी पर लोग रोज दरबारियों को दिखाना कि अच्छा चल रहा है। अच्छा कहाँ अच्छा चल रहा? 500 रुपया वाला सिलेंडर 800 का हो गया, 2000 का कमर्शियल सिलेंडर 3000 का हो गया। पूरे शहरों से गाँवों की तरफ पलायन हो रहा है। लोग युवाओं को क्या है, युवाओं को परीक्षा के नाम पर पेपर लीक है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। तो ये पेट्रोल पंपों का ये हाल है, किसान वहाँ पर लाइन लगा रहे हैं कि उनको डीजल मिल जाए और डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है जगह जगह पर। ये तो पूर्वांचल के किसी जगह से शायद चंदौली में उन्होंने किया है, यहाँ पर एनसीआर तक में ये हालत है। अभी कल ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि गाजियाबाद और नोएडा के कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं और उनके मालिकान या वहाँ पर जो उसके संचालक हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है लोगों को कि आखिर ये बंद क्यों है। बिल्कुल समझिए, बंद क्यों है, किल्लत क्या है, ये मालूम नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब अगर बंद है तो किल्लत है
अब भले ही जो है सरकार कुछ कहती रहेगी किल्लत नहीं है और क्या क्या नहीं कहनी, सब ठीक है, तो सरकार की सब ठीक कहने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा। आप तो सब ठीक कहते रहते हैं, लेकिन सरकार भी क्या कह रही सब ठीक है। मोदी जी तो कह रहे हैं संकट है, बिल्कुल भाई सरकार कुछ भी कहते रहे, मोदी जी से बड़ी थोड़ी ना है सरकार। अब पेट्रोलियम मंत्री कुछ कहते रहे या गृह मंत्री कुछ कहते रहे, मोदी जी से बड़े थोड़ी ना है। मोदी जी कह रहे हैं देश के सामने संकट है, राष्ट्र को संबोधित करके कह रहे हैं देश के सामने संकट है, और बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं है। अब इसका मतलब कि अब उनका फैक्ट चेक करके उनको गलत बता रहे हैं। मोदी जी को गलत तो बताने में तुली हुई है पूरी सरकार जो है बीजेपी की, कि मोदी जी गलत हैं, कह रहे हैं संकट है और कह रहे हैं कहीं कोई संकट नहीं है, सबसे भी बताने में तुले हुए। तो हम तो मोदी जी को ही सच मानते हैं, मोदी सच बोलते हैं, बाकी सरकार पूरी झूठ बोलती होगी। मोदी जी ने कहा वो सच है एकदम कि देश के सामने संकट है, तो संकट मालूम पड़ रहा है। बहरहाल समीर जी, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि ओडिशा में जो है कोरापुट जिला है, वहाँ एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है ग्रामीणों का, और वो जो वनाधिकार कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है किस तरीके से, उसको लेकर चल रहा है। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस घटना की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, वो बता सकते हैं जी बिल्कुल। वो जयराम रमेश का वो ट्वीट देखते हैं क्या चल रहा है। चूंकि देश भर में बहुत सारी जगहों पर ये जिस तरह से तमाम ज़मीनें, तमाम खदानें किसी कुछ एक उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि सरकार दे रही है और लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने वालों को, प्रदर्शन करने वालों को बहुत ही बेरहमी के साथ उनको खामोश करा दिया जा रहा है। ये इस ट्वीट से दिखाई पड़ रहा है जो जयराम रमेश लिख रहे हैं कि ओडिशा में बॉक्साइट खनन के लिए मंजूरी हासिल करने की खातिर कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ ग्रामीणों का ताज़ा विरोध प्रदर्शन अब कोरापुट जिले में चल रहा है। कलिंगा एल्यूमिना लिमिटेड पर करीब 400 एकड़ वन भूमि को अवैध रूप से अपने इस्तेमाल में लाने का आरोप है। इस जमीन पर आंदोलनकारियों के पारंपरिक और आध्यात्मिक अधिकार हैं, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें गारंटी के तौर पर मिले हुए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि कंपनी और जिला अधिकारियों ने मिलकर ग्राम सभा की मंजूरी हासिल करने के लिए खुलेआम धोखाधड़ी की है, और इस बात को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया है। कलिंगा एल्यूमिना पर कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और वेदांता पर भी। बेशक कलिंगा एल्यूमिना लिमिटेड की साख बेदाग है, ये विशाल और लगातार बढ़ते मोदानी साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री वन अधिकार अधिनियम 2006 को उसके मूल स्वरूप और भावना दोनों के अनुसार लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे स्वयं भी ओडिशा से ही आते हैं। जाहिर है उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों और इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होना चाहिए कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। लेकिन सरकार को प्रदर्शनों से क्या लेना देना, ज़्यादा प्रदर्शन होंगे वहाँ भी, अब राज्य में भी क्या बीजेपी की सरकार है, प्रदर्शनकारियों को भगा दिया जाएगा, या जब वहाँ पर सांसद एक हॉल के भीतर बैठकर 10-20 लोगों के साथ वार्ता कर रहा है, उसको वहाँ से हटाने की, भगाने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, तो ये प्रदर्शनकारी गरीब आदिवासी लोग हैं, क्या करेंगे। और CBI साहब भी इनको कह चुके हैं जी, हाँ, इन प्रदर्शनकारियों को कह चुके हैं, कुछ भी बोल ही चुके हैं। तो इनको भी कहा जाएगा कि ये जो आप व्यवस्था में खलल पैदा करते हैं, पर्यावरण के नाम पर जो है ये सब आंदोलन करते हैं, आंदोलन जीवी परजीवी क्रॉकरोच जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। तो ये समीर जी संवैधानिक संस्थाओं का क्षण, जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को ही किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, सरकारें तोड़ रही हैं, इसका परिचायक जो है इस तरीके के आंदोलन जो हैं वो हो रहे हैं। जयराम रमेश जी की तरफ इशारा बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, या लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इन सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं है। सरकार को पता है, लेकिन वो हर संभव ये कोशिश कर रही है कि कैसे प्रदर्शन को दबाया जाए, प्रदर्शनकारियों को धमकाकर, डराकर उनको घर बैठा दिया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि अब इस कोशिश में कामयाब होगी सरकार, क्योंकि सड़कों पर अलग अलग समस्याओं और मुद्दों को लेकर तमाम लोग निकल पड़े हैं, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, आदिवासी हो या फिर और लोग हो। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या करती है, उसका अगला कदम क्या होता है। खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से एक दिखाई जा रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, चाहे लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर भले ही दिखाई पड़ रहे हों। तो इन सब पर रहेगी नज़र। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।